वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे खो खो को प्रोत्साहन देने वाला जो पद्यांश है उसको। तो खो खो किसी भी लिहाज से दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेलों में शामिल नहीं है। मतलब किसी भी इतना लोकप्रिय खेल नहीं है, ताकि यहाँ भारत में सदियों पहले से इस खेल की उत्पत्ति बताई जाती है। खो खो माता है गुजरात वाली, और उसके तर्ज पे ये पूरा खेल बना हुआ है, और उसी के तर्ज पे पॉलिटिक्स है। खो खो मतलब किसी चीज़ की डिमांड पूरी ना होते हुए उस डिमांड को पूरी करना। पॉलिटिक्स, एक पर्टिकुलर पार्टी, पर्टिकुलर समाज, एक लाइन में चलना, वो खो खो शब्द से उत्पत्ति हुई है। एक के बाद एक को भगना, मतलब एक को रख के एक को भगना, या ये खो खो का अर्थ है। तो अभी तक लोगों को ध्यान नहीं खींच पाया। रविवार को नई दिल्ली में भारत ने पहले खो खो विश्व कप में पुरुषों और महिलाओं का खिताब जीता, जिस पर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया। प्रतीक वायकर की पुरुष टीम और प्रियंका इंगले की महिला टीम ने कामयाबी हासिल की है, लेकिन इनकी सामूहिक उपलब्धियों में इस तथ्य को नहीं छुपने देना चाहिए कि खो खो अभी तक वैश्विक खेल नहीं है। वास्तव में विश्व कप आयोजन और भारत के दोनों खिताब जीतने में ग्रामीण मिजाज के इस खास खेल को बढ़ावा मिल सकता है। चूँकि भारत समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय खेल में कोई बड़ी शक्ति नहीं है, ये तो राइट है कि अपन अंतर्राष्ट्रीय खेल में अपने बच्चे का भविष्य भी इतना सिक्योर नहीं है। खेल की ओर अगर अपन देखें तो एक क्रिकेट ही है जिसमें बच्चे आगे बढ़ सकते, और अन्य खेलों में तो बच्चे, वो गरीब वर्ग के बच्चे तो खेल की ओर अग्रसर है ही नहीं। इसलिए कोई भी विश्व खिताब उस अलमारी एक स्वागत योग्य इजाफा है जो ज़्यादा भरी हुई नहीं है। बेशक कुछ खेल है जिनमें भारत महाशक्ति है, जैसे क्रिकेट और शतरंज। क्रिकेट और शतरंज में अपने यहाँ के बच्चे भी आगे हैं। भारतीय क्रिकेट हाल के दिनों में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पिछले साल T20 विश्व कप में जीत के बावजूद, लेकिन 64 घर के दिमागी खेल में भारत के ग्रैंड मास्टर एक के बाद एक सफलता की कहानी लिख रहे हैं। ये 6-4 और 2-0, देखो खेल के नाम पे ध्यान रखना, T20 और 6-4। टी मतलब एक पर्टिकुलर टी बना देते हैं पॉलिटिक्स की, उसको देने के आधार पर जीरो डिसाइड करते हैं, और उसके आगे पीछे पूरी पॉलिटिक्स भागती है, या पूरी पॉलिटिक्स उसके आगे पीछे भागती है, और इसको एक खेल का रूप दे देते हैं। तो ये T0, और 6-4 मतलब जातिगत व्यवस्था के 4 देना ही दिमागी खेल है जो भारत में अधिकतर चलता है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। घर के दिमागी खेल, भारत के ग्रैंड मास्टर एक के बाद एक सफलता कहानी लिख रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा ताज़ा है कि डी मुकेश का विश्व शतरंज चैंपियन जीतना, और कोनरू हम्पी का महिला विश्व रैपिड चैंपियन पर दोबारा कब्जा जमाना। तो ये ध्यान रखना कि डी मुकेश ने विश्व शतरंज जीता है और हम्पी ने महिला विश्व रैपिड चैंपियन जीता है। हालांकि भारत की बेहतरीन मेधाओं को सरकार और कॉर्पोरेट घरानों से वहाँ प्रशंसा और समर्थन नहीं मिल पा रहा, जिसके हकदार है खासकर सितंबर में चेस ओलंपिक। उनके ऐतिहासिक दौरे स्वर्ण के बाद सरकार खो खो, शतरंज और ओलंपिक में शामिल खेलों का प्रोफाइल बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ कर सकता है। तो ये पढ़ लेना, इतना कुछ है नहीं, मैंने बता दिया खो खो किस टाइप से। अपन इसकी जगह एक और दूसरा पढ़ लेते हैं जो आपके लिए काम में आएगा। ये युद्ध विराम वाला पढ़ें क्या, विनाशकारी शांति हमास इजराइल युद्ध विराम। इसका देख लेते हैं क्या है। फिलिस्तीन के प्राधिकारी के अधीन एक संयुक्त प्रशासन स्थापित होना, तकरीबन 15 महीने के युद्ध तथा कई दौर की श्रम साध्य वार्ता के बाद हमास और इजराइल का युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए और गाजा का अधिकांश हिस्सा नष्ट होगा। जैसे कि युद्ध विराम की खबर बाहर आई, हजारों लोग रोजाना की बमबारी और गोलाबारी बंद होने की उम्मीद में गाजा की सड़कों पर निकल गए। अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है, लेकिन दोनों पक्षों ने गाजा से इजराइल के
आंशिक वापसी और पहले दिन रिहा किए जाने वाले बंधकों के नाम के विवरण को लेकर अपने आखिरी वक्त के मतभेदों को सुलझा लिया और रविवार को युद्ध विराम लागू होगा। यह युद्ध का स्थायी अंत नहीं है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल और गाजा में जो हिंसा देखी गई उसके मद्देनज़र इस युद्ध में विराम भी एक बड़ी राहत है। खासकर गाजा के 2.3 मिलियन फिलिस्तीनियों के लिए यहाँ समझौता 3 चरणों में लागू होने की उम्मीद है। पहले चरण में हमास 33 बंधकों को रिहा करेगा, जबकि इजराइल करीब 1000 फिलिस्तीनियों सुरक्षा कैदियों को रिहा करेगा। दूसरे चरण में बंधकों व कैदियों की ओर से ज़्यादा अदला बदली होगी तथा दोनों पक्षों की दुश्मनी की स्थायी समाप्ति होगी। वर्ल्ड जो चलता है अंकों के हिसाब से चलता है और अंकों में बंधा हो तो 33 बंधकों को रिहा करेगा और 1000 फिलिस्तीन कैदियों को रिहा करेगा। ध्यान रखना, फिलहाल दोनों पक्षों का ध्यान पहले चरण पर केंद्रित है। परेशानी अगले चरण की बातचीत शुरू होने पर खड़ी हो सकती है। अब इजराइल ने युद्ध शुरू किया तो उसने अपने लिए 2 मकसद निर्धारित किए: हमास का विनाश और बंधकों की रिहाई। कुल 15 महीनों के युद्ध में इजराइल ने हमास के उग्रवादियों बुनियादी ढांचे को कमज़ोर तो कर दिया, लेकिन यह समूह बच गया और खुद को एक बगावती के रूप में फिर से स्थापित किया है। निवर्तमान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक हमास ने उतने लड़कों की भर्ती की जितने उसने युद्ध के दौरान खोए थे। हमास को नष्ट करने या आक्रामक तरीके से बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने में इजराइल की असमर्थता गाजा में IDF की सैन्य रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यहाँ शायद उन कारकों में से एक हो सकता है जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध विराम स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उन्होंने युद्ध को समाप्त करने के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई। दूसरी तरफ हमास गाजा से इजराइल की पूर्ण वापसी की मांग करता है। संभावित बाधाओं के बावजूद युद्ध विराम के लागू होने का तथ्य स्वागत योग्य खबर है। यहाँ गाजा के लिए बेहद ही जरूरी राहत और आगे की बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करता है। इजराइल एवं फिलिस्तीनियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थताओं को अब युद्ध के बाद होने वाले परिदृश्यों में खाई को पाटने की दिशा में काम करना चाहिए। इजराइल ऐसी किसी भी स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा जो हमास को गाजा में एक वर्चस्वशील ताकत के रूप में छोड़े। एक अपेक्षाकृत ज़्यादा व्यवहारिक समाधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फिलिस्तीन प्राधिकारियों की अगुवाई में सभी फिलिस्तीनियों के गुटों को एक संयुक्त प्रशासन का संगठन और फिर गाजा के पूर्ण इनका युद्ध हमेशा चलता रहता है। मैं तो जब से 2016 से देख रहा हूँ कि गाजा, इजराइल, फिलिस्तीन इनका युद्ध हमेशा चलता रहता है। ये सब पॉलिटिकल गेम भी हो सकता है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है अपने को। तो आज का ये जो है 2 अपन ने पेशेस पढ़े हुए हैं, इनको देख लेना। और आज के का अपन जो अपना भी युद्ध विराम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय बाय।